हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं। और वाक्य रचना यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते ही हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सबसे पहले ही, बल्कि हम लोग यही पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो आज हम हिंदी में भी सेंटेंसेस यानी वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसको बनाने का ढंग क्या होता है, कितने उसके रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य रचना, जिसे इंग्लिश में वाक्य विचार, जिसे इंग्लिश में सिंटैक्स बोलते हैं। देखिए, यदि हम साधारण भाषा में कहें तो क्या होता है, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। शब्दों के सार्थक मेल से मतलब शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए, मतलब ऐसे निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, है ना। शब्द सार्थक होने चाहिए, उनके मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। अब जैसे हम कोई ये तो नहीं कह सकते कि जैसे देखिए, काव्या है एक स्कूल अच्छे में पढ़ती। ये क्या बात हुई, है ना। अजीब सा लग रहा है ना कुछ। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ते हैं ना सेंटेंस। जैसे अब आपने देखा, काव्या है एक स्कूल अच्छे में पढ़ती। ये कुछ गलत लग रहा है ना, सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा। यदि हम ये कहें कि काव्या एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है, तो ये हमारा सेंटेंस वाक्य जो है करेक्ट हो गया, ये सही हो गया। वाक्य का मतलब ही यही है। देखिए, शब्दों होते हैं, जैसे शब्द अलग अलग होते हैं तो शब्द हमारे वाक्य नहीं कहला सकते। जैसे हमने कहा कमल, तालाब, सरोवर, तो ये सब अलग अलग शब्द हो गए। यदि हम इसे कहें कि कमल जो है तालाब में खिलता है, तो ये एक वाक्य हो गया। तो इसी को वाक्य कहते हैं। जब उसको हम शब्दों को व्यवस्थित क्रम में ला देते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने पुस्तक रुचि पढ़ी यह बहुत। अरे अब डिफरेंट डिफरेंट शब्द हो गए, इनका कोई मीनिंग नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला इसका। तो यदि हम ये लिखें कि मैंने यह पुस्तक बहुत रुचि से पढ़ी, तो अब इसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है कि मैंने यह पुस्तक बहुत रुचि से, बहुत मन से पढ़ी। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, ये हमारा ठीक सेंटेंस है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या हुई फिर। वाक्य क्या है, पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें कथन का पूर्ण अर्थ देने की क्षमता अथवा सामर्थ्य होता है। यानी कि वाक्य में पदों को, वही शब्दों को ही होता है। जब शब्द वाक्य में यूज किए जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित पूरा हम लोग क्रम से लिखते हैं, जिससे कथन का पूर्ण अर्थ, जो हम कहना चाहते हैं उसका हमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता, पूर्ण अर्थ हमको समझाना की क्षमता होती है कि हमें उसका पूरा अर्थ समझ में आ जाता है अथवा सामर्थ्य होता है। तो ऐसा होता है वाक्य। ये परिभाषा हो गई वाक्य की। अब वाक्य के यानी सेंटेंस के अंग देख लेते हैं। सेंटेंस के अंग या काइंड्स क्या है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी तरह से हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य के अंग उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और विधेय यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता जो काम करता है। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में देखिए, उद्देश्य सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि रवि पढ़ रहा है, अब रवि के बारे में कह रहे हैं हम ना, तो रवि क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक है, रवि पढ़ रहा है, रवि उद्देश्य हो गया, रवि सब्जेक्ट हो गया। ऐसी सेकंड सेंटेंस है, गीता गाना गा रही है, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गीता के बारे में। तो यहाँ पे गीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रेडिकेट यानी विधेय आता है। विधेय दूसरा अंग है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जो क्रिया होती है वही विधेय हो जाती है फिर। ठीक है, उद्देश्य के बारे में, जैसे यहाँ भी रवि के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ऐसी तरह एग्जाम्पल देखिए, राहुल साइकिल चला रहा है। अब राहुल के बारे में कहा जा रहा है, राहुल क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो ये क्रिया भी है। अब साइकिल चला रहा है, ये पूरा क्या हो गया, विधेय। तो राहुल क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, ये विधेय यानी प्रेडिकेट हो गया। सेकंड सेंटेंस, रीता खाना बना रही है। अब रीता यानी उद्देश्य हमारा, रीता क्या कर रही है,
खाना बना रही है, पूरा खाना बना रही है, क्या हो गया, प्रेडिकेट या विधेय कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब वाक्यों के कुछ गुण देख लेते हैं कि वाक्य की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, वाक्य में कौन कौन से गुण ऐसे होने चाहिए ताकि तभी वह वाक्य कहलाएगा। अब वो गुण कौन से हैं, देखिए पहला है पदक्रम। ठीक है, वाक्य एक में पदों का एक क्रम होना चाहिए। सेकंड है अन्वय। अन्वय माने होता है मेल या एक रूपता, व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए। थर्ड है आकांक्षा। चौथा है योग्यता और पांचवा है निकटता। तो वाक्य में ये कुछ गुण होने चाहिए तभी हम उसको वाक्य कहेंगे। पहला है पदक्रम, यानी कि पद जो है वो क्रम में होने चाहिए, क्रम में पदों का होना। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, आरोही ने खरीद ली पोशाक एक लाल, तो ये पद जो है हमारे क्रम में नहीं है शब्द, तो इसलिए ये गलत हो गया। यदि हम यही कहें कि आरोही ने एक लाल पोशाक खरीद ली, तो ये सही है। तो सबसे पहला गुण क्या है, पदक्रम, पदों का क्रम सही होना चाहिए। सेकंड है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल या एक रूपता। तो मेल या एक रूपता होनी चाहिए, जैसे कि व्याकरण के नियमों के अनुसार पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है। मतलब जो इसमें पदों का प्रयोग हो वाक्यों व्याकरण के नियमों के अनुसार हो, ऐसा नहीं है कि इसमें नियम नहीं यूज हो रहे हो। जैसे कि दोनों बहनों ने भाई का राखी बांधा। अब दोनों बहनों ने भाई का, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्रिया किसके अनुसार, भाई के अनुसार लगा दी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। जब हम ये लिखेंगे कि दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी, तो ये हमारा सही सेंटेंस होगा। तो हमें इसमें बात याद रखनी है, नोट क्या है, ये वचन लिंग क्रिया का मेल होना चाहिए। मतलब वचन जो भी है, लिंग है, क्रिया है, इन तीनों का मेल होना चाहिए। जैसे दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी, तो ये अब सही सेंटेंस हुआ। एक और सेंटेंस देखिए, सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगी। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रिया लड़कियों के अनुसार लगा दी, जो कि गलत है। तो होना क्या चाहिए, सभी लड़के और लड़कियां मिलकर खेलने लगे। अब ये सही सेंटेंस हुआ। तो इसमें वचन लिंग क्रिया का मेल होना चाहिए, इसे ही अन्वय कहते हैं। तो ये गुण भी वाक्य में होना चाहिए। तीसरा गुण क्या है, आकांक्षा। आकांक्षा माने इच्छा या जिज्ञासा। वाक्य में आगे के पद को जानने की इच्छा, आकांक्षा या जिज्ञासा होनी चाहिए। वाक्य का मतलब ये है कि यदि हम वाक्य में कहें, जैसे मान लीजिए हमने कहा नवीन को, अब नवीन को, तो हमें लगेगा कुछ आगे और होना चाहिए। तो हमें जानने की इच्छा है कि नवीन को आगे क्या, मतलब क्या नवीन ने क्या करा, क्या कहाँ जा रहा है, कि क्या करना है, तो हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब जैसे नवीन को हमने लिख के छोड़ दिया, अब हम ये भी आगे लिख रहे हैं खाने के लिए बुलाओ, तब हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ। ऐसे ही नवीन को मतलब क्या चाहिए, नवीन को फिर हमें कुछ जानने की इच्छा हुई, नवीन को आगे क्या, तो नवीन को हिंदी की पुस्तक चाहिए, तो अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो यानी कि आकांक्षा यानी इच्छा भी पैदा होनी चाहिए जानने की कि आगे क्या होना है। फिर नेक्स्ट है योग्यता। वाक्य के अंदर क्या है, पदों में निहित अर्थ का मतलब पदों में निहित अर्थ यानी कि पदों में छुपा हुआ अर्थ होता है, उसका ज्ञान कराने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अब जैसे मनुष्य घास खाता है, और एक और सेंटेंस है घोड़ा रोटी खाता है। तो अब ये दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि ये सही नहीं है, इसमें योग्यता का अभाव है इन सेंटेंसेस में, क्योंकि सही अर्थ नहीं दे रहे हैं हमारा। ये क्या होता है, मनुष्य घास नहीं, मनुष्य, आपका सही सेंटेंस क्या है, मनुष्य रोटी खाता है और घोड़ा घास खाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सही सेंटेंस का जो है योग्यता होनी चाहिए, सेंटेंस में या वाक्य में योग्यता योग्य होनी चाहिए, ताकि हमें सही अर्थ का ज्ञान कराएं, इस योग्य होने चाहिए, तो उसमें ये गुण भी होना चाहिए। एक लास्ट गुण है निकटता, वो भी देखते हैं। तो पांचवा गुण है वाक्य का निकटता। वाक्य का पांचवा गुण है निकटता, यानी कि वाक्य का उचित अर्थ देने के लिए पदों की एक दूसरे से निकटता आवश्यक है। मतलब पद जो होते हैं वाक्य के, वो कितना निकट हो, कितनी दूर हो, मतलब बहुत दूर ना हो जाए, तो निकटता आवश्यक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमेश ने, उसके बाद हमने काफी सारा गैप कर दिया, फिर खाना, फिर बहुत सारा गैप, खाया, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा ना हमें कि रमेश ने, फिर हम थोड़ी देर रुक गए, खाना, फिर रुक गए, फिर खाया, तो ये निकटता ऐसी नहीं होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, रमेश ने खाना खाया, बस हल्का हल्का सा गैप होना चाहिए, ताकि हमें सही से हम सेंटेंस को पढ़ लें।
ठीक है। सेकंड ऐसा एग्जाम्पल देखिए, राहुल का खिलौना, फिर हमने बहुत सारा बीच में हमने गैप दे दिया, फिर टूट गया। तो ये कुछ अजीब सा सेंटेंस लग रहा है ना, तो सही क्या है गैप, राहुल का खिलौना टूट गया। तो ये पदों की निकटता सही क्रम में सही होनी चाहिए, तो इसी ये वाला गुण भी वाक्य के अंदर होना चाहिए। तो ये 5 गुण हैं जो वाक्य के अंदर होने चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब देखिए वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं सेंटेंस के काइंड कौन से होते हैं। अब वाक्य के भेद जो है वो 2 तरह से होते हैं। एक तो रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर क्या मतलब होता है, रचना यानी कि उसकी रचना किस तरह से हुई है, यानी कि किस तरह का वाक्य है ना। जैसे रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं, जैसे सरल वाक्य जिन्हें सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है, संयुक्त वाक्य जिन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस कहा जाता है, और तीसरा है मिश्रित वाक्य जिन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इसी को बहुत बार बदलने के लिए आता है कि इसको आप सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त को मिश्रित में बदलिए, या मिश्रित से सरल में बदलिए। तो ये बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर होता है विधानवाचक, जिसे इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सेकंड है निषेधवाचक, निषेध माने नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है प्रश्नवाचक, जिसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिफ्थ फोर्थ है आज्ञावाचक, जिसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। पांचवा है संदेहवाचक, जिसे प्रिजम्पटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सिक्स्थ है संकेतवाचक, जिसे कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। और सेवेंथ है इच्छावाचक, जिसे डिजायरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एट्थ है जिसमें आदिवाचक, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं और रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। हम पहले अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ के आधार पर बहुत इजी होता है और ये आप लोग जल्दी से आसानी से समझ लेंगे। ये आप इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह समझते ही हैं, ये हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख लेते हैं कि अर्थ पर के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और वो किस तरह से यूज होते हैं। ये 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, जिसे इंग्लिश में असर्टिव वाक्य भी, असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ये सामान्य रूप से हमें काम का होना या किसी बात की सूचना देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसमें सिंपल सी कोई सूचना दी जाती है। जैसे पहला है एग्जाम्पल देखिए, वर्षा हो रही है, हमें साधारण रूप से बताया जा रहा है वर्षा हो रही है। या सेकेंड एग्जाम्पल है वह बाजार जा रहा है। तो ये हमारा हो गया विधानवाचक वाक्य। सेकेंड है निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वाक्य। तो इसमें कार्य के नहीं होने का बोध होता है। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, इसमें नहीं लगा होता है, तुम यहाँ मत बैठो, मत बैठो यहाँ पर। तो निषेधवाचक यानी मना किया जाता है, तो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे हो, या जो भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। फोर्थ है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे आज्ञा कोई देते हैं, आज्ञा है, उपदेश है, प्रार्थना, अनुमति का बोध होता है, तो हमें वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, आज्ञा दी है तुम यहाँ से चले जाओ। सेकेंड है सदा सत्य बोलो, उपदेश दिया है सदा सत्य बोलो। थर्ड है मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये प्रार्थना की गई है। या अनुमति, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अनुमति दे दीजिए, मुझे अब चलना चाहिए। ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। फिफ्थ है संदेहवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में प्रिजम्पटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे शायद मेरी लॉटरी निकल आए, तो ये हमें संदेह है, ऐसी संभावना है, आज वर्षा होने की संभावना है, तो शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। तो ये संदेहवाचक वाक्य होते हैं। सिक्स्थ है संकेतवाचक वाक्य, जिसे कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें कंडीशन दी होती है, यानी एक काम या बात का होना दूसरे काम या बात पर निर्भर करता है। जैसे यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। यदि 2 वाक्य हैं, खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इसी तरह से ये वाले संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। सेवेंथ है इच्छावाचक यानी डिजायरेबल वाक्य सेंटेंसेस, जिसमें कोई इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध होता है, तो वहां पर ये इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे नववर्ष की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसी को हम लोग ये क्या करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या हम किसी को कह रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भाव। तो ये वहां पर क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य
कहलाता है। और लास्ट है, 8वां है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, वही आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि आदि का बोध होता है, तो वहां पर विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हमें आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया। और अरे तुम कब आए, आश्चर्य से हमने पूछा अरे तुम कब आए, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और इसमें एक पहचान है कि इसके नीचे ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। ऐसी प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये ध्यान रखना है, तो इससे बहुत इजी हो जाता है और हम आसानी से समझ लेते हैं किस तरह का सेंटेंस है। तो ये अर्थ के आधार पर आपके सारे सेंटेंसेस हो गए। अभी हम लोगों का रचना के आधार पर सेंटेंसेस बचा है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो अब इससे ज्यादा शायद मुझे लग रहा है एक वीडियो में इतना काफी है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड वीडियो में इसकी हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि वाक्य को कैसे बदलते हैं, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में या सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रहे आपकी वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर यूटी एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।